उसमें भी कहीं ना कहीं आप ही का गाना था पहले जो शूट किया गया था। जेल करावेगी रे छोरी जेल करावेगी। सपना चौधरी भाई वो ढूंगे कभी निन्ने मार रही है, कभी निन्ने मार रही है, ओले सोले ढूंगे मार के नाच रही है। मैडम बैठ बुलेरो, बुलेरो इतनी सुपर हिट हो गई कि कई लोगों को बोलेरो में बिठा दिया। हम ही बुलेरो में बैठ गए वहां से। और हिल स्टेशन पे जाओ, एक लड़की ले जाओ, एंजॉय करके आ जाओ। इब साइकिल की चैन में यारो चुन्नी फसदी को न्या, लेके ओट बेटोड़िया की कोई छोरी हंसदी को न्या। फागड़ा साहब ने वो गाना सुन के फिर मेरे से मुलाकात की यहीं हांसी में। और एक बहुत अच्छे कवि थे, आजकल वो नहीं रहे। नहीं, कंट्रोवर्सी कौन करता है? कंट्रोवर्सी नए बच्चे कर रहे हैं। आप मेरे को पैसे दे दो, मैं आपका काम कर दूंगा, या किसी से कंप्रोमाइज़ का वो रखा हो भाई। हाँ, तो मैं जवाबदार हूँ उस चीज़ का, मेरी पूरी टीम का। गाने देखो, बदमाशी के करो या जैसे भी करो, लेकिन बदमाशी में भी एक लिमिट तो रखो। गाली गलौज पे तो मत उतरो यार। हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं ओपन हार्ट पॉडकास्ट, जिसमें हम करते हैं दिल खोल कर बातें। आज की शो में जो हमारे मेहमान हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जो आज हमारे साथ अपना दिल खोलने वाले हैं, हरियाणा के बहुत ही फेमस और नामचीन कलाकार हैं। और पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री में उनका नाम बड़े ही अदब के साथ, इज्जत के साथ लिया जाता है। उन्होंने बहुत सारे हिट सॉन्ग्स दिए हैं और आप में से बहुत सारे लोग उनके हिट गानों की धुनों पर आप नाचे होंगे, उनकी आवाज़ पर आप थिरके होंगे। जी हाँ, आज के शो में हमारे मेहमान हैं हरियाणा के फेमस सिंगर एक्टर सुभाष फौजी। तो समीर भाई, सबसे पहले तो आपके जो चैनल ओपन हार्ट ब्रॉडकास्ट को जो देखने वाले दर्शक हैं, सारे ने भाई हाथ जोड़कर राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से कई साल पहले, अगर आपको याद हो, करीब 4-5 साल पहले हमारी बातचीत हुई थी कि हम आपके साथ एक इंटरव्यू करना चाहते हैं, जी है ना। वो उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाया और 5 साल के बाद आज जो है सुभाष फौजी हमारे बीच पहुंचे हैं। वो शाणिया मानसा ने कहा था, हर चीज़ का कोई ना कोई टाइम हो है। उसी जो टाइम होना होता है उसी टाइम पे ही हाँ, होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज फिक्स टाइम था अपना। ठीक बात है। तो अभी कैसी चल रही लाइफ ऐसे? बहुत मस्त चल रही है लाइफ भाई। गाने वाने अपने कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने बढ़िया मस्त लाइफ चल रही है। तो दोस्तों, अभी सिलसिला शुरू करते हैं और बहुत सारी बातें जानने का मौका मिलने वाला है आपको। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वाले पॉडकास्ट भी आप देख पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को लेकर चलते हैं आपके बचपन में। जी, तो जन्म कहाँ हुआ और बचपन कैसा था? जन्म तो मेरा पैतृक गांव है ढाणा खुर्द, तो गांव में ही मेरा जन्म हुआ है और वहीं पे सारा पालन पोषण हुआ है, बड़े वहीं पे हुए हैं। बचपन से मंदिर से शुरू किया था गाना, और फिर उसके बाद स्कूल में बाल सभा में गाया और रागनियाँ भी गाई। उसके बाद फिर पॉप लाइन में आ गए और आज जनता के सामने हैं। तो बचपन में ही रहेंगे अभी, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कहीं ना कहीं जब हम बचपन में होते हैं, हाँ जी, तो किसी न किसी चीज़ को देखकर हम आकर्षित होते हैं या कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेते हैं। तो सुभाष फौजी जो हैं, किससे मतलब प्रभावित हुए थे अपनी लाइफ में? देखो, हरियाणवी रागनियाँ थी, जैसे करमपाल शर्मा जी हैं, और अपने जो हरियाणा के बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं राजेंद्र खरकिया, उनकी एक एल्बम आई थी। राजीव गांधी जब गुजरे थे तो उनके लिए उन्होंने वो एक श्रद्धांजलि स्वरूप बनाया था, वो बहुत बजती थी घर पे। तो वो मैंने बहुत सुनी है, सुदेश शर्मा और राजेंद्र खरकिया की आवाज़ में। तो उन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा बस कुछ मिलता रहा और हम ग्रहण करते गए। बचपन में कैसे थे? नोटी थे या कैसे थे? नॉर्मली नोटी तो बचपन सबका नोटी हुआ है। नहीं, कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे कुछ लोग शर्मीले होते हैं, है ना, कुछ लोग बहुत ही शरारती होते हैं। कहते हैं ना, हरियाणवी में कहते हैं कुपेड़ी। नहीं, कलाकार शर्मिला तो होता नहीं है। हाँ, कलाकार तो वही होगा बनेगा जो जिसने शर्म उतार ली अपनी। लेकिन वो सभ्य ढंग से उतार रखी थी, ऐसा नहीं था भी फूड भी नहीं थे और ज़्यादा मतलब गुमसुम भी नहीं थे। बढ़िया अपना नॉर्मली लाइफ निकली है बचपन की भी। फादर साहब क्या करते थे? फादर साहब किसान थे। किसान, मतलब किसान पूरे परिवार ही पूरा? हाँ, पूरा। मैं बताऊँ, मेरे घर में सबसे पहला नौकरी पे मैं ही लगा था, और वो भी फौज में।
उसके बाद मेरे से बड़े वाले भाई लगे, और उनके बाद फिर सबसे बड़े हैं वो लगे हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर। तो फौजी बनने का कब लगा कि मेरे को अब फौज में आना है, या नौकरी चाहिए थी तो चलो कर लेते हैं? नहीं, ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था। +2 में एडमिशन लिया था यहीं हांसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो एडमिशन लेके थोड़े दिन बाद फिर भर्ती आ गई हिसार में, बिहार में, और मैं देखने चला गया। तो पहली भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो गया। बस वहाँ से फिर ज़िंदगी ने थोड़ा सा मोड़ ले लिया। लाइफ में कुछ बदलाव आए होंगे फिर फौज ज्वाइन करने के बाद, तो ट्रेनिंग के दौरान या कुछ? हाँ, उसके बाद फिर सारी लाइफ डिसिप्लिन हो गई, बहुत अच्छा। जो आज तक डिसिप्लिन है? हाँ, डिसिप्लिन देखो, मैं कहूँ अगर लाइफ है जीने की असली, तो वो फौज में है। सारी चीज़ सिस्टमेटिक है। कब आपने खाना है, कब आपने उठना है, कब आपने सोना है, कब आपने जगना है, कब आपने एक्सरसाइज करनी है, सारा कुछ वेल डिसिप्लिन। तो शुरुआत में तो जब आप फौज में नहीं गए थे तो उस टाइम पे तो इतना मतलब डिसिप्लिन नहीं होता है इंसान, है ना? घर में रहता है, अपनी मर्जी से उठता है, अपनी मर्जी से नहा लिए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पूरा रूटीन चेंज हो गया। तो मतलब थोड़ा सा चेंज करने में थोड़ा दिक्कत आई? नहीं, ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि आप मीडियम परिवार से रहे हैं और किसान के बेटे हैं। तो किसान के घर में तो वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं सब लोग। और सारा भाई, जब तक स्कूल नहीं गए हो आप, भाई भैंसा पानी पिला लिया हो या कोई और छोटा मोटा काम में हाथ बटवा दो घर वालों का। और जैसे आप स्कूल से आते हो, फिर उस टाइम तो भैंस चराने का भी बहुत वो होता था भाई। खेत खाली रहते थे तो भैंसे चराने का भी मतलब एक मेन काम था यो। और मैं तो बहुत भैंस चराई हैं, तो हाड़ी पाड़ी रहे हैं। वो जो डिसिप्लिन में आप आए और एक्सरसाइज करने का सिलसिला आज तक भी जारी है? हाँ, अभी भी 3 से 4 किलोमीटर में लगभग डेली दौड़ता हूँ सुबह। सुनने में आया कि आप डिप्स भी मतलब 100 के आसपास नॉन स्टॉप लगाते हैं? हाँ, लगा देते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो यंग जनरेशन की अगर बात करें, है ना, जो मतलब 20-22 साल के लड़के भी हैं, वो उनका इतना स्टेमिना नहीं होता है, या कहीं ना कहीं स्टेमिना सबका उतना ही होता है। हम इस शरीर को जितना हार्ड वर्क में लेके जाएंगे उतना ये ज़्यादा चलेगा। जिस तरीके से बॉडी को ढालेंगे उसी तरीके से हो जाएगी। फिजिकल अगर हमारा सही है तो मेरा तो मानना ये है कि हम अगर सही हैं, फिट हैं, तो हम अपने परिवार ने देख सका हैं, अपने यार दोस्तों का भी ध्यान रख सका हैं। अगर हम खुद बीमार हैं तो हम तो फिर बोझ बन जाओगे परिवार पे भी, दोस्तों पे भी। हेल्थ जिसकी बेकार है उसने कितना रुपया कमा लिया, कोई फ़ायदा नहीं उसका, ना वो डॉक्टर का देना पड़ेगा फिर बाद में। चलिए थोड़ा सा हट के बात करते हैं कि बचपन में जब होते हैं ना तो थोड़ा मासूमियत भरा दौर होता है ना, बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। और एक बादशाह का एक गाना आया था, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। तो सुभाष फौजी को फर्स्ट क्रश कब हुआ था? मतलब किसके प्रति देख के लगा था कि दिल में घंटी या गिटार बजी थी? उस टाइम तो इन बात फेरा है ना था। नहीं, पहली बार होता ना कि कोई अच्छा लगने लग जाता है। नहीं, अच्छे तो देखो, बचपन में मैं बता रहा हूँ 16.5 साल की उम्र में मैं फौज में चला गया था। अच्छा। तो उस टाइम तक तो इन चीज़ों का दिमाग में कुछ था ही नहीं, किसी लड़की को देख के अट्रैक्शन होना, ये होना। 16.5 साल की उम्र बहुत छोटी होती है। आज भी हम उस चीज़ को अगर सोच के देखें तो हमें खुद ही नहीं पता था कि क्या चीज़ें होती है, क्या होता है प्यार व्यार का कुछ मतलब। तो पहली बार कब हुआ? या पहली बार सीधी शादी हो गई। मौका नहीं मिला कभी? स्कूल कॉलेज लाइफ में होता है, कॉलेज लाइफ हमने देखी नहीं। तो हमारा तो सीधा फरमान आया था, भाई आप खातर छोरी देख ली है और रिश्ता कर दिया। फिर घर वाला ने कर दिया, तो हमारा ठीक है, डन, अच्छा ही। शादी से पहले मैडम से मुलाकात हुई थी या डायरेक्ट शादी? डायरेक्ट हुई थी। कोई शादी के बाद देखने वेखने का सिलसिला नहीं था? नहीं, पहले सिलसिला तो चल गया था हमारे टाइम में भी। हाँ। लेकिन हमने उस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा। भाई हमने यही, भाई जो माँ बाप ने देख ली वो सही है, फाइनल है। तो जो फौज की लाइफ से हटके फिर जो है आर्टिस्ट लाइन है, बिल्कुल डिफरेंट लाइन है एक तरीके से देखा जाए तो। वहाँ पे इतना डिसिप्लिन है, यहाँ पे जो है बिल्कुल एक अलग तरीके का माहौल है, दिन रात का अंतर है। तो उस टाइम पे कब ये मन में आया कि अब मुझे सिंगर बनना है या मुझे आर्टिस्ट बनना है? नहीं, वो चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी शुरुआती बातों में। भाई मैं बचपन से ही गाने का शौक था मेरा। अच्छा। और फौज में चले गए, ओड़ा भी ऑर्केस्ट्रा मिल गया हमने आर्मी का, तो वहाँ गाते रहे। तो वहाँ से आइडियाज़ आए कि भाई ये जो हमारे रागनियाँ हैं इनको हम अगर पॉप संगीत के साथ मिक्स कर दें
तो ये बहुत बड़ी बन सकती हैं। तो शुरुआती दौर में जैसे कि अपने करमवीर फौजी भाई थे, और हट जाता हूँ गाने वाले विकास भाई, रामकेश भाई, और एक बहुत बड़ा गाना आया था अरे अरे मेरी जान बांगरो, आनंद पांचाल का। तो इन लोगों ने शुरुआत में बहुत अच्छा काम करा है और एक बदलाव की तरफ ले गए। उससे पहले अपने सारे पंजाबी गाने बजा करते, जहाँ भी कोई फंक्शन होता था पंजाबी गाने बजा करता। और जब से ये गाने आए हैं, जान बागरो, बागड़ की छोरी, और मैडम बैठ बुलेरो में, हट जाता हूँ पाछे ने, पानी आली पानी प्या दे, तब से मतलब हरियाणवी शुरू हो गया था डीजे पे बजना, और आज एक तरफा हरियाणवी बज रहा है। तो पहला जो सॉन्ग आपने किया था याद आता है? सॉन्ग तो मैंने देखो 98 से मैंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी थी, और मेरा पहला गाना जो हिट होया था वो था बागड़ की छोरी, वो 2007 में होया। अच्छा, तो उस टाइम तक तो यूट्यूब का चलन नहीं था, तो मतलब कैसेट्स में चलता था या कैसे? हाँ, सब फिजिकल सेल होती थी, सीडी डीवीडी की। कोई नेट का कोई सिस्टम नहीं था उस टाइम। नेट तो 2010 में मेरे ख्याल यूट्यूब जब से लोगों को ज़्यादा नेट फ्री मिलने लग गया तब से, उसके बाद जियो वगैरह का जो ट्रेंड आया, जियो का तो ट्रेंड और भी बाद में आया है। उससे पहले 2010 में यूट्यूब आ गया था। यूट्यूब से मतलब लोगों को हल्का फुल्का पता लगा भी नेट पे भी हम गाने देख सकते हैं। जब 2007 में बागड़ की छोरी गाना मेरा आया था, उस टाइम तो सारा फिजिकल सेल था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उस गाने का आया था। तो तब से थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस भी पैदा होया और बहुत अच्छा लगा, लोगों ने मेरे को प्यार दिया। टेप रिकॉर्डर में कैसेट्स बजती थी? हाँ, टेप रिकॉर्ड में भी बजती थी और सीडी में भी बजती थी। वो एक अलग चार्म होता था ना, कि जब हम कहीं जा रहे हैं और बस स्टैंड पे कहीं ना कहीं वो गाना सुनाई दे गया आपको, और पता चला कि और ये तो मेरा ही गाना बज रहा है। देखो, कोई भी सिंगर है जिसका गाना बजता है तो उससे पहले का उसका बहुत बड़ा एक संघर्ष हो है। हर सिंगर का मैं मानता हूँ भाई। पब्लिक तो ये सोचती है भाई इसका पहला गाना हिट हो गया आते ही, लेकिन हर सिंगर का पीछे उस गाने से पहले बहुत बड़ा एक संघर्ष हो है। वो मेरा भी था। मैंने बताया कि 98 में मैंने पहला गाना रिकॉर्ड कराया था, पहली रागनी, और 2007 में मेरा पहला गाना हिट होया है। तो पहला ऐसा कौन सा गाना था जो जिसका वीडियो भी आया? बागड़ की छोरी। और जो सबसे उसके बाद में जैसे कि आपने यूट्यूब पे आने शुरू हो गए थे गाने, तो मैडम बैठ बोलेरो में। हाँ जी। तो मतलब आप मैडम को बोलेरो में क्यों बिठाना चाहते थे? ये तो आपने राइटर से पूछना पड़ेगा, प्रहलाद फागड़ा से, क्योंकि आइडिया देखो राइटर के दिमाग से निकलता है। बागड़ की छोरी गाना मेरा था। अच्छा। वो मैंने लिखा था। उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। तो क्योंकि अच्छा, एक चीज़ सुनने में आई थी जब ये गाना मतलब मैडम बैठ बोलेरो में बहुत बड़ा हिट हुआ था। हाँ जी। है ना, हर जगह डीजे पे और कॉलर ट्यून पे भी वो सुनाई देता था। देखो 2008 से लेकर 2010-11 तक कॉलर ट्यून का बहुत अच्छा दौर चला है, और उस टाइम लोगों को चाव था कि भाई मेरे फ़ोन पे ये कॉलर ट्यून लगे, इस गाने के लगे, इस गाने। और कंपनियां ऐड करती थी। एयरटेल है, जियो है, जो भी कंपनियां थी सब, BSNL भी ऐड करती थी। भाई ऐड में 4 गाने बजते थे। 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, 4 दबाओ। उन 4 गानों में 3 गाने मेरे बजते थे, बागड़ की छोरी, एडी मार कनाची और मैडम बैठ बुलेरो में। एक गाना बजता था विकास का, हट जाता हूँ पाछे ने। हाँ। तो एडी मार कनाची में कौन एक्ट्रेस मॉडल कौन थी उसमें? एक्ट्रेस मंजू बाला है उसमें। अच्छा। हाँ, और हीरो अपने विजय वर्मा भाई। तो उस दौरान एक चीज़ सुनने में आई थी कि मैडम बैठ बोलेरो में इतना हिट हो गया कि महिंद्रा कंपनी ने, आनंद महिंद्रा ने किसी को बोलेरो गिफ्ट की थी। नहीं, क्या वो टोटली अफवाह थी। अच्छा। और पता नहीं कहाँ से फैली थी, और मेरे से हजारों लोगों ने पूछ लिया ये। हाँ। लेकिन मैं सबको ये कहता हूँ, मेरे को पब्लिक का प्यार इतना मिला कि मेरे को बोलेरो की जरूरत नहीं, बोलेरो से भी बड़ी गाड़ी मिल गई प्यार के रूप में। क्या बात है। दादा लक्ष्मी जो फिल्म है जिसे नेशनल अवार्ड भी मिले, हाँ जी, उसमें भी आपने गाना गाया? हाँ, एक गाना मैंने और मासूम भाई ने इकट्ठा गाया था उसमें, बरती होले रहे है ना। तो वो कैसे, मतलब वो गाना कैसे मिला, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई? नहीं, हमने उसके लिए, इनका ऑडिशन था फिल्म का, तो ऑडिशन में हमने अपना भाग्य आजमाया और उन्होंने हमें बुलाया। जहाँ पे मतलब ये दादा लक्ष्मी फिल्म शूट की गई थी,
वो जो लोकेशन फाइनल हुई उसमें भी कहीं ना कहीं आप ही का गाना था पहले जो शूट किया गया था? हाँ, मेरा एक गाना था, यार कोई मने सुना दो रे, सुना दो वाहे तर्ज पुरानी। तो वो गाना हमने, ऐसा नहीं पूरा, थोड़ा सा एक दो अंतरे तो सुनाइए, जाहिर सी बात है कि धुन थोड़ी सी। हाँ। इब साइकिल की चैन में यारो चुन्नी फसदी को न्या, लेके ओट बिटोड़िया की कोई छोरी हंसदी को न्या, आज हीरवा रांझे ते कोई आती न मिलन यो घाणी, यार कोई मने सुना दो रे, सुना दो वाहे तर्ज पुरानी। क्या बात है। ये हमने जमाल गांव में शूट करा था। हाँ। और वहाँ पे इस गाने के लेके माहौल था जो हम पुराना हरियाणा दिखाना चाहते थे, तो वहाँ कच्चे घर थे, तो वहाँ पे हमने ये गाना शूट किया। और ये यशपाल शर्मा जी ने इसको देख के और उनको आइडिया आया कि हम दादा लक्ष्मी भी यहाँ शूट कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि मैं ये फलाना गाना देख के और ये लोकेशन फाइनल कर रहा हूँ फिल्म के लिए। तो उसमें हर्ष छिकारा भी थे? हाँ, हर्ष छिकारा भाई, जेडी बल्लू भी थे जी भाई, है ना, और अपना कुमार नसीब भी थे। हाँ, कुमार नसीब ने उसमें एक्ट भी किया है और डायरेक्शन भी किया है, दोनों काम उन्होंने किया है। तो ये गाना किन्होंने लिखा था? ये गाना लिखा था ऋषिराज मस्ताना जी ने, जिनके और भी कई गाने हिट आए हैं, जैसे कि रपट लिख लो ना दरोगा जी, मामला से चोरी का सपना चौधरी ने किया है, बहुत अच्छा हिट हुआ है गाना। तो एक जोड़ी है, जैसे बहुत सारे सिंगर्स की या कंपोजर्स की, म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी बनती है, उसी तरीके से एक जोड़ी बनी सुभाष फौजी और प्रहलाद फागड़ा की। हाँ जी। तो उस जोड़ी की शुरुआत कैसे हुई? मेरा जो गाना आया था बागड़ की छोरी 2007 में, तो वो गाना हल्का फुल्का मार्केट में बजा और फागड़ा साहब ने वो गाना सुन के फिर मेरे से मुलाकात की यहीं हांसी में। और एक बहुत अच्छे कवि थे, आजकल वो नहीं रहे, मनीष भाटिया जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा गाना लिखा था उनकी कलम से, जेल करावेगी रे छोरी जेल करावेगी। तो उनके दुकान पे हम मिले थे और फागड़ा साहब ने ये मैडम बैठ बुलेरो, एडी मार के नाची, मेरी ससुराड़ का, गलंदन भी फीका से, बहुत सारे गाने लिख रखे थे पहले ही आपसे मिलने से पहले? हाँ बिल्कुल। और वो मिले, उन्होंने ये गाने दिखाए, मेरे को बहुत अच्छे लगे, मैंने कंपनी को भी दिखाए तो कंपनी को पसंद आए, तो और हमने तुरता फुर्ती उन गानों को रिकॉर्ड किया और वीडियो करके डाल दिया। 2008 में फिर मैडम बैठ बुलेरो इतनी हिट हो गई, सुपर हिट हो गई कि कई लोगों को बोलेरो में बिठा दिया। हम ही बोलेरो में बैठ गए, वहाँ से यूँ समझ लो हमारा सफर वहाँ बोलेरो से शुरू हुआ। तो उस दौरान अब लोग पहचानते थे कि ये गाने हिट हो गए थे, लोग देखने लगे थे? लोग तो आज भी नहीं पहचानते, नाम जानते हैं सुभाष फौजी, प्रहलाद फागड़ा, क्योंकि उस वीडियो में पूरी 8 गानों में ना तो सुभाष फौजी कहीं था ना कहीं प्रहलाद फागड़ा थे। उसमें सिर्फ विजय वर्मा को लोग समझते हैं कि यही सिंगर है। अच्छा। यही सब कुछ है। तो कुछ लोग तो मेरे साथ बातचीत भी हुई, करमवीर फौजी को उसका सिंगर मानते हैं बैठ बोलेरो का, तो शकल से नहीं जानते लोग। जब शुरुआत में ये गाना चला था ना, तो मेरे माइंड में क्या आता था कि सुभाष चन्नी का नाम बहुत फेमस था और सुभाष फौजी का, मुझे लगता था दोनों भाई हैं। नहीं, उनके साथ भी मेरी बातचीत भी हुई भाई साहब से, तो वो काफ़ी लोगों को गलतफहमी हुई है अपने, खासकर हिसार में, क्योंकि वो बालसमंद से हैं। तो मेरे साथ भी एक बार इंसिडेंट हुआ ऐसा कि मैं भाटिया साहब की दुकान में ही, जो जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वहाँ बैठे पेपर पढ़ रहा था कि उसमें लिखा था मैन हेडिंग, सुभाष फौजी फरार, पुलिस को जोरों से तलाश। मैं कहा यार मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोला जान दे, तू ना आयो, ये दूसरा भाई है। तो प्रहलाद फागड़ा जी के साथ आपने बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं, जोड़ी मतलब आज तक वो चलती आ रही है। तो कभी किसी गाने को लेकर मतलब डिस्कशन होता है या जो उन्होंने लिख दिया वही फाइनल है? नहीं, उस टाइम तो देखो स्टार्टिंग के दौर में हमारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, जो उन्होंने लिख रखा था एज इट इज़ मैंने गाया है, एक शब्द में उसमें कोई हेर फेर नहीं किया गया और कुछ भी उसमें चेंज का तो कोई मतलब वही नहीं बनता था। तो और सही पूछो तो मैंने लिखना छोड़ दिया था वहाँ, जब फागड़ा साहब मिले थे उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा।
तो अभी तक जितने गाने किए हैं, मतलब अगर कोई 2 गाने पूछे जाएं कि सबसे फेवरेट जो है, कौन कौन से गाने हैं वो? सबसे फेवरेट तो मैडम बैट बोलेरो ही है। हाँ, बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स भी रहा और बहुत अच्छा लगता है, हर प्रोग्राम में गाया भी जाता है। और फौज में भी, जैसे हमारा एक बड़ा खाना होया अगर फौज में कोई भी पार्टी होती है तो उसको बड़ा खाना बोलते हैं, तो वहाँ पे हर बड़े खाने में उसको गाया जाता था। और प्रोग्राम का एंड ही बोलेरो गाने से होता था, यूँ समझ लो। तो दूसरा गाना कौन सा? एक तो बोलेरो हो गया, एक मैंने गाना किया था जो ये गन कल्चर है, इसको मतलब इसके अगेंस्ट एक गाना किया था। मैं ताला बोल रहा हूँ बदमाशा के घर का, तो वो गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लिरिकल वाइज भी बहुत अच्छा लगता है और उसका जो भाव है उस गाने के वो बहुत अच्छे हैं। उस गाने में जेडी बल्लू भी हैं, है ना? हाँ, जेडी बल्लू है, हर्ष शिकारा है, नवीन नारू है, उसमें प्रहलाद फागड़ा है, कुमार नसीब हैं। तो इतने सारे आर्टिस्ट को एक साथ मतलब लेके आने का आइडिया किसका था? नहीं, वो एक मैसेज देना था पब्लिक को, भाई बदमाशी से कुछ नहीं रखा, बदमाशी से लोगों के घर में ताले लग जाते हैं। और वो ताले की एक कहानी है, बदमाश के घर पे जो ताला लगा उसकी कहानी थी। तो उसमें ज़रूरत थी सारे आर्टिस्ट को इकट्ठा काम करने की, तो वही सब ने किया, एक बोल पे सारे आ गए। तो ये किसी रियल इंसिडेंट पे था या वैसे ही लिखा गया था, काल्पनिक घटना नहीं, ये पे? KP बंटू भाई लिख के लेके आए थे और मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा भाई मैं करूँगा इस गाने को। तो 2 लाइन तो मैं चाहूंगा कि आप सुनाई दें उस गाने की। हो साल बीत गए कई साल तैं खुल के नहीं देखा, बेअसर हो गई चाबी हिल के डुल के नहीं देखा, मैं फुटे करमायाला सूं, फुटे करमायाला सूरे भरा पड़ा जरका, मैं ताला बोल रहा सूं बदमाशा के घर का, मैं ताला बोल रहा सूं बदमाशा के घर का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो एक चीज़ मैंने देखी कि आजकल जैसे आपने ये गाना लिखा कि उस बदमाशी को रोकने, कल्चर को रोकने के लिए किसी तरीके नहीं, से मैंने नहीं लिखा, ये KP और बिंटू भाई ने लिखा। मतलब पूरी टीम का ये प्रयास था कि ये मैसेज जाए लोगों तक कि बदमाशी को जितना हो सके कम किया जाए। और अभी एक प्रयास ये हुआ है कि जितने अभी देखा जाए कि हरियाणा में बदमाशी के गाने बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, खटोले पे खटोला डाल रहे हैं लोग, कोई जेल के अंदर खटोला डाल रहा है, कोई जेल के बाहर खटोला डाल रहा है। तो अभी उस पर रोक लग रही है, कोई नियम बनाया गया ऐसा? हाँ, उस पर अब एक सरकार ने उस पर एक्शन लिया है और बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं सभी को बधाई देता हूँ जिन्होंने भी ये कदम उठाया है। और मैं और MD भाई 20-25 दिन पहले गए थे चंडीगढ़ CM साहब से मिलने। वहाँ पे हमने बात रखी थी CM साहब के पास, उन्होंने नोट करवाई थी और आज उस पर 2-3 दिन पहले मैसेज भी आ गया कि एक्शन हुआ है। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि क्योंकि गाने देखो बदमाशी के करो या जैसे भी करो, लेकिन बदमाशी में भी एक लिमिट तो रखो, गाली गलौज पे तो मत उतरो यार। हमारा ही परिवार उन गानों को सुनता है, डीजे पे जब बजते हैं या कहीं ट्रैक्टर में बजते हैं, स्कूटर इस पे टेम्पो में बजते हैं, कहीं भी बजते हैं, हमारा परिवार, हमारे माता बहनें सुनती हैं उन गानों को। तो उसमें अगर हम गाली गलौज पे ही उतरे तो फिर गाने की जरूरत क्या है? सीधी गालियाँ ही रिकॉर्ड करो, फिर गाने क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? क्यों इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना रहे हो? मैं कई बार सोचता हूँ कि गाना, चलो ठीक है आपने गाना बनाया, आप हिट करना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, लेकिन उसमें किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पे टोंट करना या एक तो दूसरे पे खुन्नस निकालना, है ना? एक पे एक गाना कितना सही लगता है, ये जितनी कंट्रोवर्सी हो रही है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कंट्रोवर्सी कौन करता है? कंट्रोवर्सी नए बच्चे कर रहे हैं या फिर नया आर्टिस्ट कोई आ रहा है वो कर रहा है। जैसे कि किसी का नाम लेना चाहिए? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम सबको पता है, समझ जाएंगे सभी। अभी एक ऑलरेडी एक पुराना नाम है, उसको ज़रूरत नहीं है कंट्रोवर्सी करने की। जो नया बच्चे हैं वो उसका नाम लेके उसका जवाब दे रहे धक्के ही, जबकि अगला उसको रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा, फिर भी उसको धक्के से वो कर रहे हैं, वो नाम के लिए कर रहे हैं। चलो उनका मानते हैं, लेकिन जो कलाकार हिट हैं वो भी बहुत सारे हैं जो मतलब अनाप शनाप गाने कर रहे हैं भाई।
ये कर देंगे, वो कर देंगे, नू उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये चीज़ें गानों में अच्छी नहीं लगती। गाने तो प्यार प्रेम के ही अच्छे लगते हैं। संगीत है वो एक प्यार का एक वो है भाई, टॉनिक है समझ लो। हम किसी बीमार आदमी को भी अगर संगीत सुनाते हैं तो वो भी झूम उठे। ठीक बात है। संगीत का मतलब तो ये है कि लोगों को मेडिटेट करना, लोगों को भाई खुशियाँ देना। आजकल कई बार देखते हैं कि खुद का वजन 30-35 किलो होता है, अपने से भारी बंदूक उठा रखी है और मतलब बोल ऐसे ऐसे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कहीं ना कहीं मतलब यूथ को भटकाने की एक देखा जाए तो एक कोशिश रहती है कहीं ना कहीं। उसमें शरीर की जरूरत ही नहीं है, एक छोटी सी कलम की जरूरत है। उसने जो भी लिख दिया बस। उस कलम से कितने भारी शब्द लिख दो, कुछ भी लिख सकता है। फौजी साहब, आपने इतने सारे गाने करे हैं, है ना, मतलब अब देखा जाए तो जब 10-12 साल 15 साल पहले जो गाने बनते थे कि किसी तरीके से पैसे का जुगाड़ किया, कोई छोटा मोटा कैमरा लिया और जो लीड जो मॉडल है उसके पीछे 4 बंदे वही सेम स्टेप कर रहे होते थे, है ना, और कहीं भी गली वली में शूट कर लेते थे। और अब जो है एक तरीके से बहुत लैविश चीज़ें हो गई हैं, वैनिटी आई जाती है, रेड कैमरे पे शूट किया जाता है, तो कितना फ़र्क महसूस करते हैं? पहले क्या था, पैसा था नहीं। इंडस्ट्री तो अभी भी नहीं बनी है, ये अभी भी हम संघर्ष पे ही हैं। तो लोगों के पास पैसा नहीं था, जुगाड़ू काम था भाई। आपने कहा भाई एक आदमी आगे डांस कर रहा है, पीछे 2-4 लड़कियां डांस कर रही हैं, बस ये था जो आगे डांस करता था उसके पास पैसा होता था। कुछ एक लोग टैलेंटेड भी थे जिनके अंदर था टैलेंट, और कुछ लोग इसलिए आते थे भाई मैंने कामयाब होना है। बाकी ज़्यादातर लोग वैसे थे जैसे आपने बताया कि भाई पैसे खर्च और लड़की के साथ डांस कर लो। ऐसा लगता था देख के कि उनको मतलब एज आर्टिस्ट या आर्ट उनमें है नहीं, और किसी तरीके से बस लड़की को छूने का मौका मिल जाएगा या उसके साथ फोटो वोटो वीडियो बन जाएगा तो हमें गाना बना लेते हैं। हाँ, ऐसा कुछ था। एक बार मेरे साथ खुद के साथ भी हुआ। तो हमने एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। तो हम हिसार में रवि चौहान जी के पास हम गए, तो हमने उनको कुछ बताया कि भाई हम ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हम तो सीरियसली कर रहे थे उस चीज़ को, लेकिन हमारा प्लान ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं था उसका। भाई हमने किससे करवाना है, किसको एक्टर लेना है, किसको हीरोइन लेना है, और कैसे कैसे प्रोजेक्ट करना है। जेडी बल्लू भी मेरे साथ थे। तो हमने जब उनको ये सब चीज़ें बताई तो उन्होंने पहले तो बोला बजट कितना है आप लोगों का। मैं कहा जी देखेंगे, जो हो जितना लगेगा उतना लगाएंगे। तो उनको ये आइडिया भी नहीं था उस टाइम, पता भी नहीं था हमारे बारे में ज़्यादा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले बेटा आप ये शूटिंग करनी छोड़ो, वैसे ही 10-5 हज़ार रुपये इकट्ठे करो और हिल स्टेशन पे जाओ, एक लड़की ले जाओ, एंजॉय करके आ जाओ। पहले देखा जाता था कि कुछ लोग ऐसे आते थे, इवन राज भाई हैं, राज गुज्जर, है ना, एडिटर एज ए डायरेक्टर उन्होंने काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते थे, बोला जी एक गाना का देना है। हाँ, है ना, हमारे पास भी फोन आते थे, बोला भाई साहब हमारा एक गाना काट दो। मैं क्या मड़ा जरिया भाई। एक बार मेरे पास एक फ़ोन आया, बोला फौजी साहब गाने में रोल करना है, आपके साथ काम करना चाहते हैं। माँ भाई क्या काम करना चाहते हो, एक्टिंग करना चाहते हो या गाना गाना चाहते हो या क्या करना चाहते हो? बोला कुछ भी। मारा कुछ तो बता खागड़ के करेगा? बोला जी कुछ भी कर लेंगे। माँ तो भाई तू एक काम करे, अगर गाने शेयर कर दिया कर। बोला हमारे गाने शेयर कर दिया कर। कई बार ऐसे मजाक बन जाते हैं। तो अभी जो है मतलब पहले के टाइम में अगर देखा जाए तो जो आर्टिस्ट होते थे ना, कि मतलब जो लड़की है फीमेल मॉडल है उसी को कहीं ना कहीं पैसे मिलते थे, बाकी तो सबके लगते थे नहीं। जिनका नाम होता था, जैसे मेरा गाना अगर चल गया मार्केट में तो मेरे को मिलते थे पैसे। और मान लो कोई नया आर्टिस्ट कर रहा है गाना, तो उसके लिए वो ज़रूरत हो जाती थी पुराना आर्टिस्ट, भाई 1-2 गाने एल्बम में इससे करवाओ तब आपकी एल्बम बिकेगी। तो ये जो जिसका नाम चल जाता था उसको मिलते थे, उसको भी ज़्यादा नहीं मिलते थे।
काम चलाओ। हाँ, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले जो आर्टिस्ट जो काम करते थे, है ना, वो अपना शौक पूरा करने के लिए करते थे, और उनकी जो रियल इनकम, मेन जो इनकम होती थी जिससे घर चलता था, वो कोई और काम करते थे। और काम भी करते थे, लेकिन सिंगर को क्या है, प्रोग्राम वगैरह मिल जाते थे, सिंगर का वहाँ से चल जाता था। और मैं बताऊँ, मेरा तो फौज से चल रहा था ज़्यादातर, इस लाइन से मैंने इतना ज़्यादा नहीं कमाया उस टाइम। लेकिन अब जो है, अब पैसा बहुत जगह से आता है, रॉयल्टी आती है, और कंपनियां भी जो बाहर से आई हैं वो अच्छा दे रही हैं। पुरानी कंपनियां जो हरियाणा में थी वो आर्टिस्ट से कमाती ज़्यादा थी, लेकिन उसको इतना कुछ देती नहीं थी। तो यही रीज़न रहा कि सभी आर्टिस्ट ने अपना अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया? नहीं, वो तो अब समय के हिसाब से डिमांड भी बढ़ गई है, और सबको पता है भाई यूट्यूब पे अगर गाना चल जाता है, एक आधा गाना, तो आपका चैनल बड़ा बन जाएगा। तो मतलब अब जो है कोई मतलब जैसे हरियाणा में अगर बात की जाए, हरियाणा में इंडस्ट्री की बात की जाए, तो फुल फ्लैश एज ए करियर लेके चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आपका टारगेट सही है को, मतलब अर्जुन ने जैसे मछली की आंख देखी थी, ऐसे अपने टारगेट को देख के अगर चलोगे, दाएं बाएं नहीं देखोगे, तो अगर आप मौज मस्ती में जाओगे तो फिर बर्बाद भी हो जाओगे। कास्टिंग काउच का अक्सर जिक्र आता है कि बॉलीवुड में होता है या बहुत सारी जगह होता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी अक्सर बोला जाता है। क्या हरियाणा इंडस्ट्री में है ये चीज़ें सुनने में आती हैं? देखो, चीज़ें हर जगह होती हैं, जिनका नाम है ना वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आर्टिस्ट पे भी डिपेंड करता है। मैं नहीं मानता इस बात को कि भाई किसी के ऊपर हम थोपते हैं भाई कंप्रोमाइज़। आपने जो जिक्र करा, हमने तो आज तक हमारे साथ जितने आर्टिस्ट ने काम किया, किसी से हमने कोई अगर 2 पैसे लेके काम करो, ये लालच रखा हो भाई आप मेरे को पैसे दे दो मैं आपका काम कर दूंगा, या किसी से कंप्रोमाइज़ का वो रखा हो भाई हाँ, तो मैं जवाबदार हूँ उस चीज़ का, मेरी पूरी टीम का। वो अगर ऐसा कोई कर भी रहा है तो आपके पास हाँ या ना 2 ऑप्शन तो है ना, मना करो सीधा। तो अभी जैसे फीमेल मॉडल्स पहले थोड़ा सा डरती थी कि आना है नहीं आना है, लेकिन अब जो है डिमांड बढ़ती जा रही है, हर कोई मतलब पॉपुलर होना चाहता है, ग्लैमर इंडस्ट्री है, हर कोई आना चाह रहा है। कितना फ़र्क महसूस करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से भी बढ़ गया अभी, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह? देखो, हर कोई पैसा कमाना चाहता है आज के दिन, और सोशल मीडिया के इतने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा तो आजकल इंस्टा रील चल रहा है। इंस्टा रील पे इन्फ्लुएंसर अपने खुद के दम पे, खुद के टैलेंट पे अपने वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कोई आर्टिस्ट अगर मेरे से पूछता है, फीमेल आर्टिस्ट पूछती है भाई हम इस लाइन में काम करें तो कैसे करें, सब ऐसे डिमांड करते हैं, तो हम तो उसको यही बताते भाई अपना बेटा पहले अपने आप को स्टेबल करो, भाई अपने इन्फ्लुएंसर बनो एक अच्छे से, उसके बाद लोग खुद ब खुद आपको पैसा भी देंगे, आपको काम भी देंगे। प्रांजल दहिया है, प्रांजल दहिया सोशल मीडिया से आई थी, आज 2-2.5 लाख रुपए मेरे ख्याल से लेती होगी। मैं देखो उसका पता नहीं कितना लेती है, बहुत अच्छा पैसा ले रही है मार्केट से, तो एक गाने का बहुत अच्छा बजट वो ले रही है। तो ऐसे ही आप मेहनत करके आओ और साबित करो अपने आप को। तो आपने हरियाणा की जितने भी मॉडल्स हैं अच्छे लेवल के, उनके सबके साथ लगभग आपने काम किया है? हाँ, लगभग। तो सबसे ज़्यादा एक कंफर्ट जोन होता है, एक बॉन्डिंग होती है, तो किसके साथ मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी रही सुभाष फौजी की? मेरी सबके साथ ही अच्छी है। फिर भी कोई एक होता है ना कि फेवरेट जो आता है कि यार हाँ ठीक है इनके साथ मेरा। देखो, मैं जब आर्मी में था तो उस टाइम हमारा लंबा टाइम चला था मंजू बाला के और मेरी सिंगिंग की जोड़ी है। कोई एक दो, मैं 2 फेवरेट कहें, चलिए आप ऐसे नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, 2 नहीं, सारी फेवरेट है मेरे, और मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ सपना चौधरी को, अपने हरियाणवी इंडस्ट्री का जो ग्रो करने के लिए, क्योंकि सपना चौधरी के कारण हरियाणा के गाने बहुत अच्छे लेवल पे सुने गए हैं, आज बड़े प्लेटफॉर्म पे सुने गए हैं। तेरी आँखें का यो काजल गाना जो अगर इतना बड़ा बना है, तो उसमें देखो डीसी मदाना भाई ने गाया था। ये डीसी मदाना भाई को लोग जानते नहीं, उनका चेहरा भी नहीं पहचान पाएंगे अगर वो आपके सामने आ जाएंगे तो। और इतना बड़ा गाना देने के बाद भी अगर आदमी विलुप्त है, आर्टिस्ट को भी अपने आप को सोशल मीडिया पे आके बताना चाहिए कि हाँ मैं हूँ भाई। आजकल मतलब पॉपुलर होने के लिए आपको खुद टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल करना पड़ेगा, हमें समय के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं उनमें इन्वॉल्व हमें होना पड़ेगा। अच्छा फौजी साहब, कई बार ऐसा होता है कि जब आप लाइव शोज़ करते हैं जी,
बहुत सारी भीड़ है हर तरफ, मतलब सिंगर का नाम सुनाई दे रहा है, एक फील आता है, एक सेलिब्रिटी वाला फील आता है। कई बार ऐसा होता है कि आप घर के या कहीं स्टूडियो में आप आराम से बैठे हैं, तो क्या चल रहा होता है उस वक्त मन में? मन में तो यही चल रहा होता है कि भाई हाँ बहुत अच्छे अच्छे शो आए और गाना बड़ा हिट हो जाए, बस यही चलते रहते हैं आर्टिस्ट के मन में, इस तरह कुछ। कभी खुद को टाइम देते हैं अकेले में? खुद को तो यही है, सुबह वाला टाइम है बस अपना खुद का, तो जो ग्राउंड में हम देते हैं फिजिकल वर्क के लिए, उसके अलावा तो सारा जनता का टाइम है। कभी अकेलेपन में बैठ के मतलब जिंदगी के बारे में कभी खुद से नहीं, वो राइटर का काम है, वो हमारा काम नहीं है। वो हमें तो जो पका पकाया मिलता है वो गाना होता है। और हम तो मस्त मौला रहते हैं, हम ज़्यादा भड़क वाला वो रखते नहीं। ये राइटर का काम होता है, एकांत में बैठ के सोचना लिखना, वो काम उनका है। अच्छा, मैं कई सॉन्ग्स देखे हैं, दारू के ऊपर बहुत सारे सॉन्ग्स बने हरियाणा में। हाँ, तो फौजी साहब क्या दारू पीते हैं? ये तो नहीं कहूँगा आपके चैनल पे कि मैं नहीं पीता, लेकिन हम दवा के तौर पे पीते हैं, हम दारू के तौर पे नहीं पीते हैं। ये एक बहुत ही मतलब सधा हुआ सटीक जवाब। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि मैडम भी घर में बोलती हैं कि आपने दवाई लेनी है या खाना बना दूं। अच्छा, ये इतना मतलब घर पे भी किया हुआ है कि हाँ सेटल? नहीं, देखो दारू और ज़्यादा पी के अनाप शनाप बकते हो, घर वालों को गाली गलौज करते हो या अपने साथियों को गाली गलौज करते हो, वो गलत है। हमें मेडिसिन के तौर पे तो आर्मी में भी दी जाती थी, तो मैं देखो बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ दारू का। जो नहीं पीता मत पियो भाई, लेकिन अगर कोई पीता है तो थोड़ा सा इंजॉय के तौर पे या दवाई के तौर पे थोड़ा सा पियो, दूसरे के एंजॉय का साधन मत बनो। मतलब कुछ लोगों का तो अक्सर ये देखते थे कि जब तक 2 पैक टिका के आप हो अल्लाह नहीं मचाओगे, 15 और 20 लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि इसने पी रखी है, तब तक उनके पूरे नहीं होते थे पैसे। भाई वो पूरा करने वाला सिस्टम मत पियो, बस अपने जरूरत जितनी है आपको उतनी पी लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब ओवर लिमिट पी के भंड हुए? कभी भी नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। ओके, चलिए एक रैपिड फायर की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं हरियाणवी इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे कलाकार हैं उनमें से किसी का नाम लूँगा, उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको एक शब्द कहना है कि उनकी पर्सनालिटी को कौन सा वर्ड जमता है। जी, केडी बहुत बढ़िया राइटर भी हैं, बहुत बढ़िया रैप भी करते हैं भाई, बहुत मैं बहुत पसंद करता हूँ। एमडी बहुत जिंदा दिल इंसान है। ओके, सपना चौधरी? सपना चौधरी के बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको, सैल्यूट है उनको, उन्होंने हरियाणवी को ऊपर उठाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अंजलि राघव? अंजलि राघव तो बहुत पुरानी आर्टिस्ट हैं और बहुत अक्सर सुनने में आता है कि पैसे के मामले में वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। कोई भी नहीं करता भाई, मैं भी नहीं करता। नहीं मतलब थोड़ा सा कंजूस भी ज़्यादा सुनने में आया। सभी हैं, ये कोई बुराई नहीं है, होना भी चाहिए, आर्टिस्ट हैं। अब हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारा जो बनता है वो मिलना चाहिए हमें। जब प्रहलाद फागना? प्रहलाद फागना तो भाई संत आदमी है। रामेर महला? वो पीता है सही, पीता है? वो पीता है सही, फिर गाने भी वैसे ही लिखता है वो। ये यार दोबारा नहीं मिलने और ठेके वाली गली में से घर मेरे यार का, थारी भाप भी लाड लड़ जाए जा और साथ रह जाए यार आगा। मतलब खुले दिल के इंसान है, बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए। तो अभी अगर किसी के साथ महफिल जमती है, मतलब कौन ऐसे हैं कि जब वो महफिल में बैठते हैं तो मजा आ जाता है? महफिल में अगर सिंगर है तो फिर वो नरेंद्र बगाना का नाम आता है। जो डबली पे जो वो गाते हैं तो महफिल ऑटोमेटिक सज जाती है। ये नवीन नारू भाई ने भी जिक्र किया था ये यही बात कि जब वो महफिल में आते हैं तो फिर कमाल करते हैं डफली। महफिल में अक्सर गज़लों को ज़्यादा सुना जाता है और गज़ल उनके बहुत सारी कंठस्थ हैं और सुनते भी हैं, गाते भी। अभी भी उनका कोई सॉन्ग आया बेवफा मेहंदी? मेरा गोड्डा तू मोड़न आइए ना। उनके सॉन्ग भी मतलब उनका टेस्ट बिल्कुल अलग है, एक अलग तरीके का टेस्ट है। नहीं, होता क्या है, राइटर जब लिखता है तो वो मन बना के आता है कि ये मेरा गाना फलाने सिंगर पे बढ़िया सूट करेगा और उसी से वो करवाता है, तो उसको उसी तरह के गाने ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन नरेंद्र बगाना है, राज मावरे, ये सदाबहार सिंगर हैं। इनके ये अगर बदमाशी गाते हैं तो भी अच्छा गाते हैं, कोई रोमांटिक गाते हैं तो भी अच्छा गाते हैं। एक चीज़ ये देखने में आई है कि जो पंजाब के सिंगर हैं, हाँ जी, वो एक्टर भी हैं, मतलब फुल फ्लैश लीड रोल में फिल्में भी करते हैं, है ना। लगभग हर सिंगर एक्टिंग लाइन में है, ठीक है, लेकिन हरियाणा में ऐसा देखने का बहुत कम मिलता है। क्या कारण है इसका? नहीं, हरियाणा में ऐसा नहीं है कि वो सिंगर एक्टर नहीं है। राज मावर बहुत अच्छा एक्टर भी है लड़का,
लेकिन पता नहीं उसको चांस कंपनियां नहीं दे रही या वो खुद नहीं करना चाह रहा। फिल्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मतलब वो पूरा फिल्म बनाते हैं और वो लीड रोल करते हैं, क्योंकि अपने गानों में एक्टिंग करना यहाँ क्या है, हरियाणा में ये रहा है कि भाई मैं अगर फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं कि मैं पैसे लगा रहा हूँ तो मैं हीरो। हाँ, जो हमारे हरियाणवी फिल्में थी वो ना चलने का भी यही कारण रहा है, जहाँ तक मेरी सोच है। क्योंकि आप चंद्रावल जैसी हिट फिल्म में हरियाणा में देखे हरियाणी इंडस्ट्री को भूल गए लोग। क्यों भूल गए? चंद्रावल वो फिल्म थी जिसने शोले फिल्म को उतरवा दिया था। ट्रॉली भर भर के लोग देखने के लिए जाते थे, पूरा गांव भर भर के जाता था चंद्रावल देखने के लिए हॉल में, और ब्लैक में टिकटें बिकती थी चंद्रावल फिल्म की। फिर भी वो हीरो दोबारा रिपीट नहीं हुआ किसी भी फिल्म में। जगत जाखड़ जी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं यही था कि नेक्स्ट फिल्म जिसने बनाई उसका जो प्रोड्यूसर था उसने अपनी जान पहचान के लोग उसमें घुसाए कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे फैमिली के लोग आगे जाएं। हाँ हाँ, मतलब टैलेंट का कोई लेना देना टैलेंट नहीं से आज भी कोई लेना देना नहीं है। इसी रीजन से हरियाणवी इंडस्ट्री पीछे एक तरीके से। पीछे तो नहीं है, मतलब हरियाणवी फिल्मों में हम पीछे हैं। फिल्मों में है। हाँ, इंडस्ट्री तो फिल्मों से ही बनती, देखो गानों से इंडस्ट्री नहीं बनती। बात आपकी ये भी जायज़ है। अच्छा, एक चीज़ ये भी लगता है कि जो पंजाबी फिल्में हम देखते हैं कि वो प्योर बिजनेस के लिए बनाया जाता है, और ऐसी फिल्में बनाते हैं कि हाँ, बिजनेस के लिए ही बननी चाहिए ना भाई। अगर बिजनेस के लिए अगर बिजनेस के लिए एज ए प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा हूँ तो मैं अच्छा उसमें एक्टर लूँगा, अच्छा उसमें संगीत लूँगा, अच्छे सिंगर को मौका दूंगा। हरियाणा में अभी तक जो भी अगर फिल्में पहली बात तो बन नहीं रही हैं, अगर बन रही हैं तो कहीं ना कहीं हम संदेश देने में लगे हुए हैं, ज्ञान देने में लगे हुए हैं कि दहेज हत्या का हो गया या भ्रूण हत्या का हो गया, लेकिन एंटरटेनमेंट कम दे रहे। नहीं, एंटरटेनमेंट पे तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, फिल्में तो बनी नहीं रही हैं। अब गाने हैं, गाने में चाहे एक ही चीज़ होगी, एक गाने में सारी चीज़ें तो हम एक गाने में डाल नहीं सकते। अगर गाना मैसेज वाला है तो मैसेज ही दे पाएंगे, कॉमेडी वाला है उसमें कॉमेडी ही दिखा पाएंगे। मैंने खुद इतने गाने किए हैं, उसमें कॉमेडी भी किए हैं मैंने, लव सॉन्ग भी किए हैं मैंने, मैसेज वाले गाने भी किए हैं, सामाजिक सॉन्ग भी किए हैं। मतलब नहीं ट्राई किया कि मुझे फिल्म करनी चाहिए मुझे। एक बंदा आया था, बोले मैं बॉम्बे सीख के आया हूँ, मैं उसके झांसे में आकर वो पैसे बर्बाद किए मैंने उसमें। मेरे पास समय ही नहीं था उस टाइम, मैं आर्मी में था। 2 महीने अगर छुट्टी आ रहा हूँ तो मैं गाना ही बना रहा था, तो वो भाग दौड़ के बना रहा था, मैं तो फिल्म कहाँ कर पाता। लेकिन मैंने जैसे तैसे करके उसको किया और मैंने फिर सोनोटेक को दे दिया। तो अभी जो कभी ऐसा लगता है, क्योंकि अब जो बहुत पैसा भी अच्छा आ रहा है इंडस्ट्री में, सारे कलाकार कहीं ना कहीं सक्षम होते जा रहे हैं, तो कभी सपना चौधरी हैं, अजय हुड्डा है या केडी भाई हैं, कभी ऐसा मिलके कभी ऐसा प्लान नहीं बना कि यार चलो कुछ फिल्म करते हैं, ऐसा कुछ बनाया जाए? अभी मैं वही तो कह रहा हूँ, दौर अभी आया नहीं है, आएगा तो हम करेंगे, उसके ऊपर भी प्लान करेंगे। हरियाणा में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए क्या लगता है आपको, किस चीज़ की कमी खलती है कि ये चीज़ होना चाहिए, अगर ये चीज़ हो जाती तो बहुत बढ़िया हो जाएगा? समीर भाई, हरियाणा में तो बहुत सारी चीज़ों की कमी है अभी तक। क्योंकि मैं अगर मान लो एक गाना करता हूँ किसी एक डीओपी को लेके, किसी एक डायरेक्टर को लेके, तो अगर मैं फिल्म अपनी प्लान करूँगा तो मैं उसी डीओपी डायरेक्टर के साथ प्लान कर रहा हूँ। मेरे को ये नहीं पता कि वो भाई उसने पिछला गाना किया, खाली कोई फिल्म नहीं कर रखी। उसी डीओपी डायरेक्टर से मैं फिल्म की आस लेके काम करना शुरू कर देता हूँ। तो इस तरह से हम थोड़ा पीछे हैं। क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि जो हरियाणवी एक्टर हैं या सिंगर हैं वो कहीं ना कहीं पंजाबी फिल्मों में भी नज़र आ रहे हैं, राइट? जैसे कुड़ी हरियाणे वल्दी आई थी, उसमें हरियाणा के कई कलाकार थे। मैं चाहता हूँ कि हरियाणवी आर्टिस्ट लीड पे काम करे और बाकी लोग क्राउड में काम करें। अभी आपके लेटेस्ट 2 गाने आए हैं जी, एक देसी गाना जी, तो सबसे पहले तो उसी के बारे में बताइए। देसी गाना फागना साहब ने लिखा है, बहुत अच्छा गाना है, और इसको हमने प्लान किया था राजू पंजाबी भाई जी के साथ। वो फिर प्लान करते करते ही वो बीमार होके चल दिए थे, और उसके बाद फिर राजू भाई की जगह इसमें राज मावर ने सिंगिंग की, और एमडी मैं और विश्वजीत चौधरी इसमें वीडियो में है। मैंने और राज मावर ने और विश्वजीत चौधरी ने, तीनों ने मिलकर इसको क्लब में गाया है। दूसरा गाना है ओले सोले ढूंगे। हाँ जी। तो मतलब कवि क्या कहना चाहता है?
कभी तो यही कहना चाहता है भाई, वो ढूंगे कभी निन्ने मार रही है, कभी निन्ने मार रही है, ओले सोले ढूंगे मार के नाच रही है। तो ढूंगे मारे बगैर तो भाई डांस है ही नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए कि हरियाणा में जो गाने बन रहे हैं, है ना, वो मतलब ओले सोले ढूंगे हो गया, कबूतर ढूंगे ऊपर बैठा, ठीक है, ढूंगे जले पी सी तारे, मतलब पूरे हरियाणवी इंडस्ट्री का जो फोकस है ढूंगों पे क्यों है? एक चीज़ मैं पहले दर्शकों को बता दूं, जो लोग हरियाणवी बोली से अच्छी तरीके से परिचित नहीं है, जिस शरीर के जिस अंग को वो शुद्ध हिंदी में पुट्ठा, पुष्ठ या फिर नितंब कहा जाता है, उसे हरियाणवी बोली में ढूंगे कहा जाता है, जिस पे अक्सर गाने बन रहे हैं, उसी की नहीं चर्चा नहीं हो रही है। नहीं नहीं नहीं, लक जिसको पंजाबी में लक बोलते हैं, हाँ, हाँ। ये जो हिस्सा है इसको, हाँ। जो चाहे जेंट्स हिलाए चाहे लेडीज हिलाए, ये जो लक हिलता है ना, इसको ढूंगा बोला जाता है। इसको ढूंगा बोला जाता है। हाँ, वो जो आप बोल रहे हो ना ढूंगा, वो राजस्थानी में है। राजस्थान में ढूंगा शब्द को गलत बोला जाता है, हरियाणी में ढूंगा शब्द गलत नहीं है। इस और कुछ ठेठ शब्द हैं जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उन्हीं चीज़ों को एक राइटर गाने में लिख के लेके आता है और उसी पे काम होता है। ये कोई गलत नहीं है, हमारा हरियाणी में तो ढूंगा कोई गलत नहीं है। कभी ऐसा इंसिडेंस होता है कि हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले है, बहुत ज़्यादा कभी अंदर को कोई तकलीफ हुई हो और इंसान कभी भूल नहीं पाता, तो सुभाष फौजी की लाइफ का कौन सा ऐसा वाकया है जो हमेशा याद रहता है? देखो, तकलीफ और खुशियाँ जिंदगी में हमेशा आदमी के साथ साथ चलती हैं, और मेरा शुरू से ही मानना यह है कि आदमी को हमेशा जिंदा दिल रह के काम करना चाहिए, जो करना है उसने करना है। तो हमने ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट नहीं हुए कभी भी। हमने संघर्ष के दौर में भी, जैसे पीछे मैंने बताया आपको भाई, 2011-12 के बाद मैंने फौज से आया, मैं 2014 में आके मैंने स्टूडियो लगाया। स्टूडियो लगाने के बाद मैं संघर्ष पे ही था, मतलब क्योंकि स्टूडियो के चक्कर में मैं अपनी सिंगिंग को छोड़ दिया। मैं खुद तो, मेरे को काम आता नहीं था। मैं एक रिकॉर्डिस्ट बुलाया, रिकॉर्डिस्ट के मुंह की तरफ देखता, भाई ये खुश है कि नहीं है। अगर वो खुश नहीं है तो क्यों खुश नहीं है, भाई इसको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, इसको 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मेरे पास कहीं से आए ना आए, मैंने उसको देने होते थे। मैं सिर्फ इसी काम में लगा हुआ था। फिर 4-5 साल बाद जब बेटे ने काम शुरू किया, तो क्या नाम है बेटे का? बी पारस। बी पारस। हाँ, तो फिर सिंगर हैं वो भी? वो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए सिंगर दोनों काम कर रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े गाने उन्होंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर दिए हैं, जैसे कि अजय हुड्डा का कमर तेरी लेफ्ट राइट आला है, सपना चौधरी का जड़े पानी छलके। तो कंपोजिशन उन्होंने की है, कंपोज किया? हाँ, म्यूजिक पूरा उनका है। ओके। और बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं उनके, खुद के गाए हुए, आपा दोनों जने। क्योंकि जो चीज़ विरासत में मिलती है वो हमेशा कहीं ना कहीं निखर के आती है। क्योंकि आप जिस माहौल से निकले बचपन में, क्योंकि आपने खुद ही स्ट्रगल करके अपना एक वे बनाया, ठीक है, अब आपकी बेटी को वो चीज़ ऑलरेडी मिली है जी, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी मिलता है। स्पोर्ट भी है वो, लेकिन वो क्रिएटिव माइंड है, मेहनत भी बहुत करता है। वो गूगल पे नई नई चीज़ें सर्च करता रहता है, तो उन्हीं चीज़ों को गाने में इम्प्लीमेंट करता रहता है उनका। तो अच्छा कर रहे हैं। तो फौजी साहब, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने का, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। तो हमारे जो यंग दर्शक हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं, न्यू जनरेशन को? भाई, न्यू जनरेशन को मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी इस लाइन में आना चाहता है, बहुत अच्छी लाइन है भाई, लाइन में कोई फॉल्ट नहीं है। जैसे कि आपने पीछे जिक्र भी करा भाई, ये कंप्रोमाइज़ या इस तरह का कुछ जिक्र हुए, ये सब भाई हर लाइन में है। आप अगर टीचिंग लाइन में जाओ, आप बैंक में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको ये चीज़ें हर जगह फेस करनी होती हैं। ये लाइन में अकेला नहीं है, ये लाइन बहुत अच्छी है भाई। मेरा खुद का बेटा इस लाइन में काम कर रहा है, अगर ये लाइन ख़राब होती तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उसको इस लाइन में नहीं आने देता। अच्छी लाइन है, अच्छा काम करो और बढ़िया तरीके से मेहनत करके काम करो, नहीं तो मेरे को भी जैसे रवि चौहान जी ने बोला था, आपको भी ऐसे कोई बोलेगा। तो भाई बहुत बढ़िया अच्छा काम करो, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हाँ उनको क्या कहना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ओपन हार्ट जो चैनल है अपना भाई का, समीर भाई का, इसको आप
सब्सक्राइब कर लो। और भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट का जीवन के ऊपर जो उनके अंदर की बातें हैं वो आपके लिए लेके आऊँगे भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो भाई, जिसने नहीं किया वो भी कर लो, अपने दोस्तों से भी करवा दो। बहुत बहुत क्या बात है, क्या बात है। तो फौजी साहब बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हरियाणा के बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कमाल के कलाकार सुभाष फौजी। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ जानने का सीखने का मौका मिला होगा। अगले पॉडकास्ट में आप किसे देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा ओपन हार्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।